मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह महज एक कहानी नहीं है। यह असलियत में जिन लोगों के साथ में घटी थी वो और कोई नहीं, वो मेरे स्कूल के दोस्त ही थे। उनके मैंने नाम बदल दिए हैं। और आगे की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आगे बहुत सारे कंटेंट लाने वाला हूँ, बस कहानियों के ऊपर ही नहीं, असली रियल इंसिडेंट्स के ऊपर भी मैं लाने वाला हूँ स्टोरीज़ वीडियो, तो आप ज़रूर देखना। और मैं आगे ये नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि क्रिमिनल्स ने कैसे क्राइम्स किए थे हिस्ट्री में, और जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली से मैक्लोडगंज का एक छोटा सा ट्रिप दिल्ली वालों के लिए मानो जैसे एक बहुत आसान सा वीकेंड ट्रिप होता है। अनिकेत, दीपेश और रमेश ने इस बार सीधे बस स्टॉप पर पहुँच के दम लिया कि आज तो किसी भी हालात में निकलना ही है। उन्हें एक बस मिल गई जो पूरी तरीके से खाली थी, और उस बस में पीछे की ओर बंजारों की एक टोली बैठी थी, गाना बजाना कर रही थी। धीरे धीरे बस में आवाज़ें कम होती गई। रात के अंधेरे में रह रह के लोगों के खर्राटे लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ज़्यादातर लोग सब सो गए थे। रात के करीबन 1:30 बजे अचानक से बस रुकी। अनिकेत, दीपेश और रमेश की आँख खोली तो देखा ढाबे पे खाना खाने के लिए बस रुकी थी। आश्चर्य की बात यह है, बस ड्राइवर, कंडक्टर और इन तीनों के अलावा उस पूरी बस से कोई और नहीं उतरा। अनिकेत ने ड्राइवर से पूछा तो पता चला कि बस आधे घंटे के लिए यहाँ पर रुकी है। तीनों ढाबे पर बैठे और वहाँ पे उन्होंने वेटर को आवाज़ दी। वेटर को बुलाकर पूछा, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? तो उसने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर बाथरूम है पीछे। दीपेश को बहुत ज़ोर से बाथरूम आई थी। दीपेश को गए तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। यहाँ अनिकेत और रमेश ने ऑर्डर किया हुआ खाना भी ख़त्म कर लिया था। काफ़ी देर तक जब दीपेश बाथरूम से नहीं लौटा तो अनिकेत उससे बोला, भाई तू बैठ, मैं देख के आता हूँ नवाबजादे को इतना टाइम क्यों लग रहा है। वहाँ पहुँचकर उसने देखा तो बाथरूम छान मारा, दीपेश कहीं नहीं दिखा। जब दीपेश वहाँ दिखाई नहीं दिया तो अनिकेत ने उसे फ़ोन लगाया तो उसे फ़ोन पे एक ट्यून बजी। ट्यून के साथ उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने उस आवाज़ को गौर से सुना तो सुनाई दिया, आगे से लेफ्ट ले लेना। अनिकेत को घबराहट और डर का एहसास एक साथ हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था। वो वापस पलटा, ढाबे पर बैठे रमेश के पास वापस जाने लगा। ढाबे से करीबन 15 या 20 कदम ही पीछे होगा कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अनिकेत मैं यहाँ हूँ, अनिकेत मैं यहाँ पर हूँ। अनिकेत पीछे पलटा और उसने देखा तो पाया पीछे कोई नहीं था। वही आवाज़ थोड़ी और पीछे और अंदर से सुनाई देने लगी, अभिषेक मैं यहाँ हूँ, अभिषेक मैं यहाँ हूँ। अभिषेक सचमुच ही दीपेश पे बहुत गुस्सा हो चुका था। अगर दीपेश सामने होता तो शायद थप्पड़ भी मार देता, लेकिन इस वक्त उसने आवाज़ का पीछा किया तो वो काफ़ी अंदर तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुत्ता उसे देखकर बड़ी खतरनाक तरीके से देखकर घुर्रा रहा था। उसने कुत्ते को देखकर उसको पहले तो डर लगा, क्योंकि उसे बचपन से बहुत डर था कुत्तों का। उसने कुत्ते को देखकर ढाबे की ओर दौड़ लगाई। वापस टेबल पर पहुंच के हाँफते हाँफते उसने रमेश को पूरी बात बताई तो रमेश हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, तुम लोग ना यार, बचपना कभी जाएगा नहीं तुम्हारा। दोनों मिलके मुझे बुद्धू बना रहे हो ना, नाटक कर रहे हो ना मेरे साथ। तो अभी यहाँ बैठ, मैं अभी जाके उसको पकड़ के लेके आता हूँ। रमेश जितनी तेज़ी से अंदर की ओर गया उतनी ही तेज़ी से उसका भ्रम भी टूटा, क्योंकि वहाँ दीपेश नहीं मिला। और जब उसने दीपेश को फ़ोन लगाया तब फ़ोन पर एक ट्यून बजी और ट्यून के साथ सुनाई दिया, आगे से आके लेफ़्ट ले लेना। रमेश ने जब ये पूरा बात सुनी तो डर के वो आगे बढ़ा और दबे कदमों के साथ अंदर बढ़ता जा रहा था। पूरे रास्ते में झिंगुरों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। तकरीबन 40-50 कदम चलने के बाद उसे अपनी बात समझ में आई, जब उसके बाई कान में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और जैसे उसने आगे से लेफ़्ट लिया तो मानो जैसे जंगल की सारी आवाज़ें बंद हो गई। रमेश को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वहाँ रमेश ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उस सन्नाटे में अचानक रमेश ने कुछ महसूस किया। रमेश ने देखा कि उसका फ़ोन, अनिकेत का फ़ोन उसके फ़ोन पे आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, अरे यार दीपेश, आ गया है, तू भी आ जा।
रमेश को आखिरकार राहत मिली। वो पलटा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही सारी आवाज़ें वापस शुरू हो गई। रमेश थोड़ा और आगे बढ़ा तो पीछे से एक आवाज़ आई, अबे कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ हूँ, इधर आ, इधर, तेरे पीछे आना रमेश, आना रमेश। इस वक्त चाहकर भी रमेश पीछे पलटा नहीं, ना पलट पाता। उसने किसी तरह पूरी हिम्मत जुटाई और वहाँ से भागता हुआ बाहर निकला। और वहाँ पहुँचते ही उसने पूछा कि किधर है, दीपेश किधर है? अनिकेत ने रमेश से पूछा। क्या हुआ, दीपेश मिला? रमेश चिढ़कर बोला, पागल हो गया है क्या तू? तूने तो मुझे फ़ोन लगाकर अभी बोला कि दीपेश वापस आ गया है। अनिकेत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनिकेत ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल कर रमेश को दिखाया, लेकिन कॉल लिस्ट में अनिकेत की कोई कॉल भी नहीं थी। दोनों के पास ना कोई सवाल थे और ना कोई जवाब। दोनों तुरंत ही दीपेश को फ़ोन लगाया और दोनों के फ़ोन एक साथ रिंग किए, और रिंग करते के साथ ही वही आवाज़ सुनाई दी, आगे से आके लेफ़्ट ले लेना। और उसके बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गए। दोनों सोच ही रहे थे कि तभी एक साथ दोनों के फ़ोन बजने लगे। दोनों ने फ़ोन उठाया तो देखा फ़ोन के ऊपर लिखा हुआ था, दीपेश इज़ कॉलिंग। और उस फ़ोन से फिर से वही आवाज़ आई, आगे से आके लेफ़्ट ले लेना। दोनों ने तुरंत ही फ़ोन काटा और ढाबे पे काम कर रहे हैं एक लड़के को बुला के पूछा, ये इधर ढाबे के पीछे वाली साइड पे कुछ क्या सीन है उधर पीछे? लड़के ने एक बार इधर उधर देखा, चारों तरफ नज़र घुमाई। चारों तरफ देखने के बाद में उसने कहा, साहब उधर ना थोड़ी दूर पर एक ना कब्रिस्तान है, जो बहुत पुराना है, वहाँ पर अब कोई नहीं जाता, हम ही लोग जाते हैं वहाँ पे सवेरे सवेरे। उन्होंने उस लड़के का नाम पूछा तो लड़के ने नाम उसका टोनी बताया, लेकिन प्यार से लोग उसे मोनू बुलाते थे। अनिकेत ने 100 रुपये का नोट उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, तो हमें लेकर चलेगा वहाँ पे? मोनू ने नोट देखकर बड़ी खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्यों नहीं साहब, ले चलूँगा ना आपको वहाँ पे मैं, लेकिन आपको 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। वो लड़का 100 का नोट लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। रमेश और अनिकेत वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि वो लड़का अब आएगा तब आएगा। दोनों जाएंगे उस लड़के के साथ में ढूंढने और ढूंढेंगे दीपेश को वहाँ पे। लेकिन ऐसे ही 20-25 मिनट बीत गए और थोड़ी देर बाद अनिकेत के नंबर पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, अरे साहब मैं बात कर रहा हूँ मोनू, मैं यहाँ कब्रिस्तान में आया था, तो यहाँ आके देखा एक आदमी यहाँ बेहोश पड़ा है। सुना तो दोनों ने तुरंत ही जंगल की ओर दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुँचे और मोबाइल की फ्लैश लाइट में दोनों ढूंढने लगे। परेशान हो गए थे, लेकिन ना तो टोनी दिखाई दे रहा था और ना ही दीपेश। दोनों वही खड़े खड़े इधर उधर देख रहे थे कि एक साथ उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई दी, आगे से लेफ्ट ले ले, आजा आजा आजा, जल्दी आजा। दोनों पलटे और सीधा वहाँ से ढाबे की तरफ दोनों ने दौड़ लगाई और भागे भागे वो दो लोग ढाबे की ओर पहुँचे। और ढाबे पे काउंटर पर जाके उन्होंने ढाबे पे काउंटर पर बैठे हुए आदमी से पूछा कि यहाँ पे काम करने वाला लड़का टोनी कहाँ पे है। तो उस आदमी ने उन्हें गौर से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, भाई साहब टोनी नाम का तो यहाँ कोई नहीं है, कोई नौकर काम नहीं करते यहाँ पे, और यहाँ पर किसी पे टोनी नाम भी नहीं है। वो दोनों वहाँ काउंटर पर ही खड़े थे कि तभी बस का हॉर्न बजा और दीपेश की आवाज़ आई, अरे निकम्मो, मेटलोडगंज नहीं जाना क्या? बस का इधर ही रुका दोगे क्या? बस ज़्यादा देर नहीं रुकने वाली तुम लोगों के वास्ते। अनिकेत और रमेश के चेहरे पर उस बर्फ़ जैसी ठंडी में भी उनके चेहरे पर पसीना ही पसीना था, पसीना ही दिख रहा था। दोनों दौड़ते दौड़ते बस में चढ़े और दीपेश पर बरस पड़े और कहा, कहाँ था तू? क्या कर रहा था इतनी देर से? तुझे अक्ल विकल है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा था तुझे? इतनी देर से बाथरूम जाने को बोला और कहाँ गायब हो गया था? दीपेश ने उनकी सारी बातें सुनी और एक ही बात कही, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मैं तो बस से उतरा ही नहीं। अनिकेत और रमेश ने इतने सारे लोगों के बीच में बस में कोई तमाशा ना खड़ा करना ही ठीक समझा। बस अभी शुरू ही हुई थी कि तभी किसी ने बस के दरवाजे के ऊपर एक दस्तक दी। कंडक्टर ने बस का दरवाज़ा खोला और कंडक्टर किसी से बात करने लगा। उसने उसके साथ बात करने के बाद
दरवाज़ा बंद किया और फिर अनिकेत रमेश और दीपेश के पास आकर उन्हें 100 रुपये का नोट हाथ में थमाकर बोला, किसी मोनू ने दिया है, कि ये कहते हुए कि आप वहाँ ढाबे पे छोड़ आए थे। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि ढाबे पे जाके चेक करें कि मोनू कौन है, ये जाने कि कौन है वो, और ये जानने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। बस 2-3 मिनट ही आगे गई होगी कि अनिकेत को याद आया कि वो बैग तो वो ढाबे पर ही भूल गया है, जिसमें सारे पैसे, रिसिप्ट और सबका सामान रखा था। गाड़ी रोकने और पीछे लेने के लिए ड्राइवर तैयार ही नहीं हुआ कि तीनों गाड़ी से नीचे उतर गए। जो होगा देखा जाएगा, अगर कुछ नहीं मिला तो ढाबे पर ही रात बिता लेंगे। वो तीनों उसी रास्ते पर करीबन 30 मिनट चलते गए, लेकिन 30 मिनट के बाद भी उन्हें ढाबा कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तीनों वापस पीछे की तरफ आए और उसके बाद तीनों काफ़ी आगे तक चलते गए, लेकिन कोई भी ढाबा उन्हें वहाँ दिखाई नहीं दिया। ढाबे को तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वापस तीनों थोड़ा और पीछे गए और सड़क के करीब उतरकर नीचे उन्होंने देखा कि एक आदमी आग के ऊपर अपने हाथ सेक रहा था। उसके पास जाकर दीपेश ने उससे पूछा, भाई साहब यहाँ पर एक ढाबा था ना आसपास? वह आदमी बिना पलटे आग की तरफ मुंह करके बोला, नहीं था। तीनों थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोले इस बात पे, और बोले, हमारी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर उस ढाबे पर रुकी थी बस स्टॉप पे, और हमने यहाँ पर करीबन आधा घंटा ही बिताया था। आसपास कई तो ढाबा है, ज़रूर है। उस आदमी ने हंस के पीछे देखा और कहा, साहेब यह एक ढाबा हुआ करता था, जलकर ख़त्म हो गया। सालों पहले मैं भी उसी ढाबे में काम किया करता था। अनिकेत ने ये सुनने के साथ ही उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने अपने चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा, मेरा नाम टोनी है। सुबह जब आँख खुली तो तीनों दोस्त रास्ते के ऊपर धूल मिट्टी में रास्ते के किनारे के ऊपर लेटे हुए थे। मैं हूँ अमीर और ये थी आज की एक कहानी।